तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान केप डिस्कवर केप लर्न। देखो अपना बैच चल रहा था जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के लिए, जिसमें अपने आर्थिक समीक्षा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आर्थिक समीक्षा। और आर्थिक समीक्षा में से अपने इस सिलेबस को कवर करेंगे जो अपने दे रखा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। और इसमें अपने कृषि क्षेत्र कंप्लीट कर लिया था, उद्योग क्षेत्र का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 1। अब आज अपने जो औद्योगिक विकास है इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। आज आपका चैप्टर जो उद्योग वाला है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको अपने अच्छे से जानेंगे और आप क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। देखो सबसे पहले अपने बात करेंगे रिको की, ठीक है। देखो मेन जो उद्योग में जो बढ़ावा दे रहा है उद्योग को राजस्थान में, तो मेन रिको है, ठीक है। जो रिको है ना वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे योगदान दे रहा है। तो रिको है क्या? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम लिमिटेड है जो रिको, जो की स्थापना इसकी दोस्तों 1980 में होती है। कब होती है? 1980 में रिको की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों क्या बात आती है कि जो रिको की अपने स्थापना की जाती है वो पहले क्या चीज थी? देखो पहले क्या है कि राजस्थान में उद्योग और खनिज विकास निगम था जो कि 1969 में बना था। कौन था? राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम, खनिज विकास निगम, जो बना था आपके दोस्तों 1969 में। अब क्या होता है कि फिर इसके बाद में राजस्थान उद्योग और खनिज विकास निगम की स्थापना की गई और इसमें उद्योग को खनिज से अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1979 में। अब खनिज और उद्योग दोनों अलग कर दिए गए। अब 1980 में क्या है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड रिको की स्थापना यहाँ पे कर दी गई। तो मतलब अपने को तो यही याद रखना है, सीधी सी बात है कि रिको की स्थापना कब होती है? रिको की स्थापना आपके होती है 1980 में, 1980 में आपके रिको की स्थापना होती है। अब हम क्या जानेंगे रिको के बारे में? अब रिको क्या है कि औद्योगिक क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयां होती है, कोई स्थापना करना चाहता है तो उन्हें वित्तीय सहायता वहां पे प्रदान करता है और आधारभूत सुविधाएं देता है कि इस जगह पे आप कर सकते हो, जगह वगैरह सारी निश्चित करके देता है और देख सकते हो वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करता है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि रिको द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? राज्य में निवेश और औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं देता है और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब आधारभूत अगर विकास की बात करें तो ये सारा दे रखा है कि कितनी भूमि वगैरह है, ये आपको याद नहीं रखनी। अब 8 नए औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे जो है आपके क्या करेंगे, इनका विकास किया जाएगा। अब ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र? इनके नाम आएंगे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बनियाना औद्योगिक क्षेत्र केरवा किस जिले में है? जैसलमेर में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखे गए हैं, हाईलाइट किए हैं मैंने। तेजपुर औद्योगिक क्षेत्र ध्यान रखना है आपको, चित्तौड़गढ़ जिले में है। ये सारे याद रखने हैं आपको। और बनियाना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? जैसलमेर जिले में। और केरवा भी जैसलमेर जिले में। इसके अलावा बांसवाड़ा जिले में आपके राम आसपुर है। जोधपुर जिले में आपके खुड़ियाल बोरानाडा है और चट्टलिया है। तो चट्टलिया और खुड़ियाल बोरानाडा कहाँ पे है? जोधपुर में। नागौर में गोड़ हो जाएगा और हरसौर हो जाएगा। तो नागौर में कौन कौन से है? गोड़ और हरसौर। तो 8 नए औद्योगिक क्षेत्रों का यहाँ पे विकास करेगा कौन? रिको करेगा। तो इनका आपको याद रखना है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या बात करेंगे अपने? अब अपने बात करेंगे दोस्तों लघु विकास केंद्र माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसके तहत बस इतना याद रख लें 35 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, ठीक है। और जो ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में एकीकृत संरचना प्रदान करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, ठीक है। इसके तहत 35 परियोजनाएं स्वीकृत की गई, इतना याद रखना है। देखो जो भी आपको याद रखने की चीजें होगी वो मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ में, ठीक है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों एग्रो फूड पार्क। तो एग्रो फूड पार्क बार बार आपके एग्जाम में आता है। तो राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे फूड पार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मिनी एग्रो फूड पार्क अलग है। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं एग्रो फूड पार्क की बात कर रहा हूँ। एग्रो फूड पार्क।
अब यहाँ पे कौन कौन से, एक तो जोधपुर में है, बोरानाडा में, एक आपके कोटा में, एक अलवर में और एक गंगानगर में है, जयपुर जोधपुर में नहीं है, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र तिवरी है, जो कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी विकसित किया गया है। कहाँ पे? तिवरी में, जो कि जोधपुर में है। तो कहाँ पे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित किया गया है? तिवरी, जोधपुर में। अब बात आती है दोस्तों जापानी जोन की। तो देखो मेन आपका जो पहला जापानी जोन है अलवर जिले में है। मेन देखो सारी जैपनीज कंपनियां हैं, और वहाँ पे क्या है कि सारी जो भी टेक्निकल मतलब ऑटोमोबाइल का जितना भी सेक्टर है ना, सारा आपको नीमराना साइड मिलेगा। और अलवर का गिलोट क्षेत्र भी एक अन्य जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है, अलवर के गिलोट में भी, ठीक है। तो पहला जो है वो नीमराना का है, ये ध्यान रखना है। जापानी क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो नीमराना अलवर जिले में। अब बात करते हैं सेज की। सेज क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इस यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जेम्स ज्वेलरी, देखो आपको पता है कि जेम्स ज्वेलरी में जयपुर सबसे आगे है, और इसमें जो द्वितीय सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। मतलब जो आपका सेज है तो दो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए, एक तो जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम और सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, दोनों में, ठीक है। इसमें बात बताया गया है कि कितनी भूमि वगैरह ये याद नहीं रखनी। तो सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र आपके जयपुर में है, सीतापुरा में। और महिंद्रा ग्रुप ने भी यहाँ पे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में स्थापित की है। तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का पूछे तो भी आपका आंसर आएगा जयपुर। अब बात आती है इंडिया स्टोन मार्ट 2022 की। तो इंडिया स्टोन मार्ट दोस्तों 2022 आपका जेईसीसी में होता है। देखो लगभग जो प्रोग्राम होते हैं ना इनसे संबंधित उद्योग से, तो वो आपके जेईसीसी में ही होते हैं। और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे एक एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है जिसे जेईसीसी नाम भी दिया गया है, जयपुर एग्जीबिशन सेंटर। तो ये आपके सीतापुरा स्थान है, वहाँ पे पड़ता है, सीतापुरा जयपुर में। तो यहाँ पे ये इंडिया स्टोन मार्ट लगाया गया, ठीक है। इसमें जो पत्थर, शिल्प, मशीनरी, टूल्स, बहुत सारी चीजें, इनमें इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीजें यहाँ पे की गई। इसके अलावा यहाँ पे क्या किया गया, जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल जेएएफ के चौथे संस्करण को भी आयोजन किया गया। तो अगर आपसे इसके अलावा स्टोन मार्ट के अलावा ये पूछ ले कि 2022 का जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो वहीं किया गया जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्या पे, राजसिको। राजसिको, अब राजसिको क्या है? लघु उद्योग निगम लिमिटेड है, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसकी भी आपको स्थापना याद रखनी है, जून 1961 में इसकी स्थापना होती है। और ये एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते बाजार की मांग को देखते हुए डिजाइन में बदलाव लाने व नई तकनीकों के साथ उत्पाद को पेश करने का प्रयास करता है। देखो आपको पता है कि देखो कोई भी चीज है अपने को समय के अकॉर्डिंग अपने को भी यहाँ पे बदलना पड़ता है। अपने भी जैसे इंसान भी बदला है, एक पहले 20वीं सदी में लोग कैसे रहते थे, अब कैसे रह रहे हैं, अभी टेक्नोलॉजी आ गई है नई नई, तो उसके हम डाल रहे हैं तरीकों। तो वैसे आपको क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, तो उद्योगों में भी क्या है कि नई तकनीकें आ रही है, तो उनको डालना, उनका समावेश करना इसका काम है। और जो कारीगर हैं उनकी सहायता द्वारा उत्पादित जो भी वस्तुओं का समुचित विपणन की व्यवस्था सुविधा कौन प्रदान करता है? राजसिको, ठीक है। जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती है उनके विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब बात आती है दोस्तों राजस्थान हस्तशिल्प नीति की, ठीक है। बीच में जो नीति अपने पढ़ते जाएंगे, इसका आपको बस इतना याद रखना है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 की है। ये भी पूछा जा सकता है कि 22 की, 23 की, 24 की, कब लागू जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को ये जारी की गई राजस्थान हस्तशिल्प नीति, इतना याद रखना है। फिर अपने बात करते हैं कि ड्राई पोर्ट बनाए गए थे। दोस्तों क्या है कि जैसे अपने को ट्रांसपोर्टेशन है ना बेस्ट बनाना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है ना मेन, उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है कि कैसे उसके खर्चों को कम किया जा सके। बेस्ट अगर आपके पास रोड होगी, बेस्ट कनेक्टिविटी होगी बड़े बड़े शहरों से, जैसे मुंबई होगी, तो आपके राज्य की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है औद्योगिक सेक्टर में बहुत ज्यादा विकास होगा, पार्ट्स आने में देरी नहीं लगेगी, ठीक है। अब अपने देखो जयपुर जोधपुर में शुष्क बंदरगाह, यहाँ पे इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए गए हैं, तो ये याद रखना है। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे आपके जो शिल्पकारों की बात की गई, शिल्प वस्तुओं को राजसतली विक्रय केंद्रों के माध्यम से विपणन करता है। तो ये शिल्प वस्तुओं को ये राजसली जो विपणन केंद्र है ये जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता में स्थित है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। जयपुर में, उदयपुर में है राजस्थली के विक्रय केंद्र। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन की राजस्थली निम्न में से विक्रय केंद्र कहाँ पे नहीं है, ऐसा आ सकता है। ये 4 के नाम याद रखने हैं आपको, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब अपने बात करेंगे दोस्तों आरएफसी की। किसकी? आरएफसी। अब आरएफसी का भी आपको याद रखना है, राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड। अब जो आपका आरएफसी है, इसकी स्थापना 1955 में की जाती है। तो इसकी डेट याद रखनी है, डायरेक्ट पूछी जाती है इसकी स्थापना कब की जाती है। ये क्या गया, जो आपके एमएसएमई इकाइयों की औद्योगिक परियोजनाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापना की गई। और इसके अलावा देखो यहाँ पे अलग अलग से जो सारी ऋण योजनाएं दे रखी है, ये आपको याद नहीं करनी। ठीक है, कैसे मतलब सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण रिको द्वारा बहुत सारी यहाँ पे चीजें दी गई है, ये सारी आपको नहीं याद करनी। और बहुत सारी योजनाएं भी लाता है आरएफसी। फिर युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की बात आती है दोस्तों, तो ये 13-14 द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के नाम से नवीन योजना यहाँ पे प्रारंभ की गई। 1000 इकाइयों को यहाँ पे वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसमें। और इसमें क्या है कि युवा उद्यमियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है आपकी, उसमें अधिकतम आयु कितनी है? 45 वर्ष है। तो 45 के बाद तो युवा रहेगा ही नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, वो आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आता है। देखो वो ये सारा क्या है कि उद्योग से रिलेटेड है। अब सबसे पहले आपको जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, DMIC, इसके बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टार्ट कहाँ हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है। स्टार्ट ये दादरी उत्तर प्रदेश से हो रहा है, ये लिखो, दादरी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हो रहा है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में जाके एंड हो रहा है। ठीक है, बाद में वहाँ पोर्ट से क्या अन्य देशों में माल वगैरह यहाँ पे पहुंचा सकते हैं, और माल वगैरह आयात निर्यात वो दोनों चीजें हो जाती है। और एक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। कुल लंबाई आपको याद रखनी है कितनी? 1504 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इससे क्या होगा, और जो भी सामान ले जाने की जो भी गुड्स वगैरह जाएगा, ठीक है, पोर्ट तक, तो वहाँ पे आसानी हो जाएगी और समय भी कम लगेगा। अब बात करते हैं राजस्थान में 38% भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, 1504 याद रखो, ये जरूर याद रखना कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 38% हिस्सा है ना सिर्फ राजस्थान में से होकर गुजरता है। राजस्थान बहुत बड़ा है। अब इसमें क्या है कि अभी तक है ना 2 चरणों का निर्माण चालू हो गया। एक तो खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना, एक जोधपुर पाली मारवाड़, दोनों के बारे में अपने को जानेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसके लिए ना दोनों नोड्स के विकास है तो एक राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया 15 मार्च 2022 को, ये भी याद रखना है। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RIDC की स्थापना की गई 15 मार्च 2022 में, मार्च 2022 में की गई। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे दोस्तों खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र, ठीक है, जिसे KBNIR बोला गया है। इसमें क्या है कि 165 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ये याद रखना है आपको कि 165 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें अलवर जिले के कितने 43 गांव है। ठीक है, यहाँ पे जो भूमि वगैरह बताई गई है, कितनी अधिग्रहण की गई है, जो सारी चीजें हैं, और कितना यहाँ पे उनको मुआवजा दिया गया है, ये मत याद रखना। इतना याद रखना कि 43 गांव हैं अलवर जिले के और 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। अब क्या बात करेंगे अपने, अब दोस्तों अपने बात करेंगे जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की। इसमें क्या है कि पाली के 9 गांव सम्मिलित हैं। इसमें 154 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है इसमें। फिर बात करेंगे अपने राजस्थान विशेष निवेश अधिनियम 2016 की। ठीक है, अब ये जो विशेष निवेश अधिनियम है, ये याद रखना है आपको। पहली बात तो कि 2016 का है। दूसरी बात 26 अप्रैल 2016 को ये अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियम बनाए गए हैं उनको अधिसूचित किया गया है, और इसके अंतर्गत राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड का भी यहाँ पे गठन किया गया है। और अलवर, बहरोड, मुंडावर, नीमराना, कोट कासिम 363 गांवों को यहाँ पे सम्मिलित करते हुए यहाँ पे क्या है कि विशेष क्षेत्र में भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप BIT के नाम से घोषित किया गया। मतलब भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप
DIT यहाँ पे बना दी गई, ठीक है, जिसको 22 फरवरी 2018 को अधिसूचना द्वारा एक भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो ये याद रख लेना, भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 2018 में किया गया। और ये विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 का इसके तहत। और फिर इसके बाद ये बताना चाहता है 2020 को 43 गांवों को पृथक खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है, ये अलग से है, ठीक है, इतना नहीं याद रखना आपको। अब बात करेंगे खादी और ग्रामोद्योग की, ठीक है। खादी में क्या है कि अभी क्या चल रहा है दोस्तों, खादी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 50% ऑफ भी दे रहे हैं। कुछ भी आप खादी का खरीदते हो तो जो नया बजट आया था तो उसमें था कि 50% आपको वहां पे छूट मिलेगी, और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, और अपना जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। और 13 जुलाई 2022 से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की गई। तो ये याद रखना है आपको कि खादी कामगार आर्थिक जो प्रोत्साहन योजना है ये कब लागू की गई, ये आपको याद रखना है। 13 जुलाई 2022 को की गई, और इस योजना के अंतर्गत 20,000 खादी कामगारों को लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट, तो 20,000 याद रखना है डाटा आपको। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, PMEGP। इसके अंतर्गत क्या है कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड भारत सरकार के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके तहत अपने को ये याद रखना 261 ग्रामोद्योग इकाइयां स्वीकृत की गई है, ठीक है, जो 1373 व्यक्तियों को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करवाएगा। और इसमें जो छूट वगैरह दे रखी है आपके 50% छूट, राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री पर 35%, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट के अंतर्गत 10%, और फिर 5% बची हुई छूटें वगैरह, ये नहीं याद रखनी। ये याद रखना है कि 261 ग्रामोद्योग इकाइयां यहाँ पे स्वीकृत की गई है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। फिर इसमें अभिनव योजना आ जाती है, 144 खादी संस्था सहकारी समितियों के विक्रय भंडारों को आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी 21-22 की बजट घोषणा, इसमें 5500 कातिन और 300 बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए ये, ठीक है, 500 रुपए प्रतिदिन अलग, मतलब नए जो अपने खादी को बढ़ावा दे सके उनके लिए नए बुनकर भी तैयार किए जाएंगे, ठीक है। आगे मतलब जो स्किल है वो आगे बढ़ाई जाएगी, रोक के नहीं जाएगी। फिर राज्य बजट घोषणा 22-23 की अनुपालना में बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ पे आपके देखो क्या है कि कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर में प्रशिक्षण केंद्र भी प्रारंभ किए। कहाँ पे? कोटा, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर में। और भरतपुर द्वारा 19 नवंबर 2022 को हाड़ौती क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति कोटा द्वारा बीकानेर में प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ भी यहाँ पे कर दिए गए हैं। और वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 तक राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड परिषद में जिला स्तरीय यहाँ पे प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ये सारी चीजें क्या है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत याद रखना। फिर बात आती है दोस्तों कारखाना और बॉयलर्स। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट आपके RS वगैरह में पूछा जा सकता है कि कार्य कारखाना अधिनियम कौन सा है, तो 1948 का है। बॉयलर अधिनियम कौन सा है, 1923 का है। मजदूरी भुगतान अधिनियम कौन सा है, 1936 का है, जिसमें मिनिमम मजदूरी वगैरह तय होती है। भवन और अन्य सह निर्माण कर्मकार कौन सा है, 1996 के प्रावधान है। और इसके तहत है ना एक वेबसाइट भी rajfab.nic.in, तो किससे संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है, राजफैब, ठीक है। उद्यमियों को विभागों द्वारा लागू की गई अधिनियमों के मुख्य प्रावधानों की जानकारी देने हेतु, तो ये याद रखना है कि जो भी उद्यमी है उनके विभाग द्वारा लागू किए गए जो भी अधिनियम और मुख्य प्रावधान की जानकारी देने हेतु राजफैब है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राजफैब किसके लिए है ये वेबसाइट। तो राजफैब को दिमाग में बिठा लेना, उद्योगों के लिए है, और जो भी उद्यमी उद्योग विभाग है उनके अधिनियम के बारे में जानकारी मिल सके इसके लिए। फिर कारखानों में जो भी देखो काम करते हैं उनके सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण हेतु यहाँ पे व्यवसाय जनित रोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे काम किए गए, ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में खनिज संसाधन, इसको अपने ज्योग्राफी में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। पहले अपने बेसिक यहाँ पे जानेंगे
देखो राजस्थान में ना 81 प्रकार के खनिज है, भंडार है। 81 प्रकार के क्या है, खनिज भंडार। और जिसमें से खनन जो किया जाता है ना वो सिर्फ 58 का किया जाता है। देखो खनन करना आसान नहीं है, एक तरीका होता है और इसमें स्पेशल मशीनरी की आवश्यकता होती है खनिजों के खनन में, जो कि जरूरी नहीं है कि इंडिया में सारी मशीनरी आपको मिल जाएगी। और अगर राजस्थान में मैं बात करूं दोस्तों, एकमात्र उत्पादक है तो वो सीसा जस्ता का है, सेलेनाइट और वोलेस्टेनाइट का है, तीनों का एकमात्र उत्पादक है। चांदी कैल्साइट जिप्सम का लगभग पूरा है। देश में बोलक्ले, फास्फोराइट, ओकर गेरू, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादन है। इसके अलावा संगमरमर, सैंडस्टोन सभी में राजस्थान अग्रणी है। सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड के लाइमस्टोन इनमें भी अग्रणी है। अब इसमें अपने देख लेते हैं कि धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज सारे देखो राजस्थान में देखो 17, ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में कितने 17 धात्विक खनिज उत्पादित होते हैं, जिसमें एकमात्र धात्विक खनिज में जैसे सीसा जस्ता अयस्क है वो अग्रणी उत्पादक है चांदी का, एकमात्र तो ये है, और अग्रणी चांदी का है। 39 होते हैं नॉन मेटल अधात्विक। साइंस की क्लास में आप जाके देख सकते हो, आपको बताया गया है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स। अब इसमें सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट है, ये अधात्विक है, तो ये भी ध्यान रखना है। सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट क्या है, अधात्विक है। सीमेंट ग्रेड और लाइम स्टील ग्रेड के जो आपके हैं ये भी अधात्विक है। ईंधन खनिज कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कच्चे तेल का उत्पादक पूछ रहे, ठीक है ना। जैसे अपने वो पेट्रोल भरते हैं वो रिफाइन होके आता है, लेकिन जो कच्चा तेल होता है उसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। और इसमें क्या है कि पहला कौन सा है, मुंबई हाई है। गौण खनिज में बात करें तो मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन में भी राजस्थान अग्रणी है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों किसके, सघन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना है ये सघन खनिज सर्वेक्षण, जो कि 22-23 के लिए खनिज और सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण योजना के अनुमोदित की गई, जिसमें 8 अन्वेषण कार्यों के तहत 37 परियोजना यहाँ पे लाई गई है। ठीक है, इतना अपन को डीप में नहीं जाना है इसके बारे में, बस इतना ध्यान रखना है कि ये योजना 22-23 के लिए अनुमोदित की गई। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT, इसमें क्या गैर लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित एक ट्रस्ट है ये। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है ये क्या है, गैर लाभकारी निकाय है, जो क्या करेगा, खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में खनन प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हितों के लाभ के लिए काम करेगा। कि वहाँ पे जहाँ पे देखो कोई भी खनिज का खनन हो रहा है तो वहाँ पे क्या है कि कईयों को घर छोड़ के भी अपना जाना पड़ सकता है, कईयों को कुछ बीमारियां भी पैदा हो जाती है, तो उनको मतलब, और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिले में प्रधान खनिज रियायत धारकों को योगदान के माध्यम से वित्त पोषित करता है। और ये राज्य सरकार द्वारा खनन गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों के विकास हेतु योजनाएं लाता है। कौन लाता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT। इसमें क्या है कि ये प्रत्येक जिले में खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की भी स्थापना की गई है और एक नियम लाया गया राज्य सरकार द्वारा, DMFT नियम 2016 का। तो ये भी ध्यान रखना है, DMFT नियम कौन सा है, 2016 का है। और 33 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई। तो अभी 33 जिले हैं, वैसे 50 बन जाएंगे बाद में। अब बात करेंगे दोस्तों अपने एमसैंड नीति की। एमसैंड नीति क्या है, देखो खनन जहाँ पे हो रहा है ना नदियों के आसपास, तो अवैध खनन को रोकने के लिए कुल मिला के देखो, अवैध खनन सरकार क्यों रोकना चाहती है, सरकार को हो रहा है घाटा, क्योंकि टैक्स नहीं मिलता सरकार को, तो सरकार जाती है घाटे में। तो मेन टैक्स का ही खेल होता है सब कुछ। अब जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य में नदी नालों में खनिज बजरी के उत्खनन पर रोक लगाने के पश्चात सैंड पॉलिसी, एमसैंड पॉलिसी 2020 अधिसूचना की गई और 25 जनवरी 2021 को जारी की गई। ठीक है, एमसैंड नीति 2020 की है ये। और निवेश प्रोत्साहन योजना हमने पढ़ी थी 2019 के तहत लाभ पाने के अधिकार हैं, ये इसमें दिया गया है। और इस नीति के अंतर्गत क्या है कि राज्य के निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% एमसैंड का उपयोग अनिवार्य है, जिसमें उपलब्धता के आधार पर 50% तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। खनन क्षेत्र में उपलब्ध ओवरबर्डन निर्मित एमसैंड पर DMFT की राशि में 100% छूट का भी यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो अवैध खनन को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। एमसैंड नीति 2020 याद रख लेना बस। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों आपका RSMML,
ठीक है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की जाती है। तो दोस्तों इसकी स्थापना आपके 1974 में की जाती है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। ये क्या करेगा, जो भी राज्य के सार्वजनिक उद्योगों हैं उनमें खनन और विपणन के कार्यों में कार्यरत है उनका ध्यान रखेगा, जो भी है प्रभावी तकनीकों का बताएगा कि कैसे दोहन करना है। ठीक है, और इसके तहत क्या है कि 4 यहाँ पे BUMPC भी स्थापित किए गए हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट प्रॉफिट सेंटर है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट प्रॉफिट सेंटर जिप्सम के लिए यहाँ पे बीकानेर में है प्रॉफिट सेंटर। सिद्धा रॉक फास्फेट जामर कोटरा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जामर कोटरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉक फास्फेट। लाइमस्टोन जोधपुर, लिग्नाइट जयपुर। ठीक है, खनिजों के बारे में अपने क्या डिटेल से पढ़ेंगे जब अपने राजस्थान का भूगोल करेंगे। फिर बात आती है तेल और प्राकृतिक गैस। देखो देश में विश्व का लगभग 5% कच्चा तेल खपत होता है, मतलब इंडिया बहुत ज्यादा कच्चा तेल की यहाँ पे खपत करता है। और भारत को 84% है ना बाहर से मंगवाना पड़ता है, इतनी खपत करते हैं देखो तेल की भारत में 84% बाहर से मंगवाना पड़ता है। और राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। देखो भारत में कच्चे तेल का कुल उत्पादन कितना है, 30 MMTP है। ठीक है, मिलियन मीट्रिक टन है। तो ये क्या है कि पर ईयर है, ये लास्ट में पी है। ठीक है, पर ईयर की बात कर रहा हूँ, 30 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर। इसमें क्या है कि 20% हिस्सा जो राजस्थान का ही है, खाली 6 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर, 6 MMTP। तो ये याद रखना है, 6 हिस्सा किसका है, सिर्फ राजस्थान का। और राजस्थान बॉम्बे हाई है जो उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब बात करते हैं इसमें क्या है कि बेसिनों में ना डिवाइड कर दिया गया। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा ऐसा कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन से जिले आते हैं, बाड़मेर और जालौर आते हैं। जैसलमेर बेसिन में सिर्फ जैसलमेर आएगा। बीकानेर में नागौर बेसिन में कौन से आएंगे, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, 5 जिले आएंगे, ध्यान रखना, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। विंध्यन बेसिन में आपके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती आ गए। इसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को भी ऐड कर लेना, तो ये आपकी विंध्यन बेसिन हो जाएगी। यहाँ पे भी खोज वगैरह चल रही है। और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का दोहन का उत्पादन और विकास की गतिविधियों के यहाँ पे क्या है कि दोस्तों क्या है कि कुछ क्षेत्र जो भी यहाँ पे तेल के क्षेत्र मिलते जाते हैं तो उनका नामकरण कर दिए जाते हैं। तो मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये नाम कर दिए गए। तुकाराम जो आमटे जो मुंबई हमले में जिसने जो अपने ताज होटल पे हमला हुआ था जिसमें उसको पकड़ा था आतंकवादी को, उनके नाम पे भी यहाँ पे किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे नामकरण कर दिए गए हैं, वो भी याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा तेल के कुएं का नाम नहीं है, ऐसा। अब जो भी है बाड़मेर सांचौर बेसिन में देखो 34.93 लाख मीट्रिक टन खनिज तेल का उत्पादन क्रेन इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और जैसलमेर और बाड़मेर सांचौर बेसिन में भी प्राकृतिक गैस, क्रेन इंडिया, फोकस एनर्जीज बहुत सारी है इसमें, इतनी आपको याद नहीं रखनी, सीधी बताऊं तो आपको। ठीक है, जो मेन चीज है वो मैं बता दूं आपको, ये नाम याद रखने हैं, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, ये सारे। और ये खनन पट्टे भी दिए गए हैं पेट्रोलियम के यहाँ पे। और ये आंकलन यहाँ पे किया गया है कि 182 मिलियन बैरल प्रमाणित भंडार का आंकलन है। और जैसलमेर बाड़मेर बेसिन में यहाँ पे क्या है कि 12.12 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भी साथ में दे दिया। जैसलमेर के बागेवाड़ा क्षेत्र में जो भी कितने कच्चे तेल का दोहन किया गया कुल बताया गया है, इतना नहीं याद रखना आपको। अब अपने चलते हैं किस पे, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले ये आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, कोई भी एग्जाम हो आपसे राजस्थान रिफाइनरी परियोजना जरूर पूछेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसका उपक्रम है। एक तो हिंदुस्तान HPCL का है, प्लस में आपके HRRL का है। ठीक है, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का है। और RRL कर लेना इसको, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इसके शेयर पूछे जाते हैं तो 74% शेयर तो इसके हैं और 26% हिस्सा इसका है, राजस्थान का है इसमें, ये याद रखना है। और कितनी मतलब, और इसमें ये और ध्यान रखना है, सबसे
पूरे देश की पहली रिफाइनरी है जहाँ पे ये BS6 मानक का तेल उत्पादित करेगी, BS6। और यहाँ पे ये भी है कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी सबसे पहला पूरे भारत में यही बना है, पेट्रोकेमिकल। तो BS6 आपको पता है आजकल सारे जो बाइक वगैरह आ रहे हैं आपके BS6 इंजन आ रहे हैं, ठीक है, BS4 बंद कर दिए गए हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, श्रम के बारे में बात करेंगे। देखो श्रम भी इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि जो मेन आपके औद्योगिक क्षेत्र है उनमें जो लेबर्स होती है उनका सबसे ज्यादा योगदान रहता है, ठीक है। तो लेबर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फिर उनके बारे में अपने को ध्यान रखना जरूरी होता है। और 1 जुलाई 2021 को क्या है कि अपने आपको पता है कि जो अकुशल, अर्धकुशल और कुशल के लिए यहाँ पे क्या है कि मजदूरी बढ़ा दी गई, 259, 71, 283 और 333 यहाँ पे ये न्यूनतम मजदूरी कर दी गई है। अब इनके लिए और भी चीजें लाई गई है, जैसे शिक्षा और कौशल विकास के लिए अगर इनके बच्चे कक्षा 6 के उत्तर देने तो 8,000 से 25,000 की छात्रवृत्ति भी दी जाती है, मेधावी छात्र हैं तो 4,000 से 35,000 के प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और सामान्य दुर्घटना में मृत्यु होने पे यहाँ पे 2 से 5 लाख, याद रखना है, 2 से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर प्रसूति सहायता के तहत यहाँ पे क्या है कि लड़के के जन्म पर 20,000 और लड़की के जन्म पे 21,000 दी जाती है, ठीक है, 1,000 फालतू लड़की के जन्म पे। और ये भी आपको किस्तों में मिलेगी, पहले प्रसूति पे 5,000 मिलेगी और फिर आपके शिशु की आयु, अब शिशु की आयु जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो 5,000 मिलेंगे। फिर शिशु की आयु 5 वर्ष पूर्ण होने पे प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश ले लेगा तो उसे 1,000, पुत्री को 11,000, 10,000 सॉरी, फिर 11,000 ऐसे किस्तों में मिलेंगे आपको, ठीक है, 5, 5, 10, 11 ऐसे करके। फिर आती है मेन जो सिलिकोसिस नीति आती है दोस्तों। अब जो खानों वगैरह में काम करते हैं डस्ट वगैरह से, वहां से उनके सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, तो ये याद रखना है। सिलिकोसिस नीति 2019 में लाएगी, इतना याद रखना है बस इसमें। और इनके लिए जो भी ये रुपए दे रखे हैं ये नहीं याद रखने कितने करोड़, इतना डाटा मिक्स हो जाएगा सारा। और अन्य निर्माण श्रमिक टूल किट सहायता योजना, अब देखो कोई भी यार इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहा है तो उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए जो शूज वगैरह है, जो भी उनकी किट है उन्हें प्रॉपर तरीके से दी जाए ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, वो चीजें हैं। श्रमिक सुलभ आवास योजना, मतलब वहां पे उनको जो भी रहने की व्यवस्था प्रदान की जाए। निर्माण श्रमिक औजार टूल किट सहायता योजना, ये वापस आ गई, सॉरी। फिर ये श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना यहाँ पे आ गई, इसके अंतर्गत अंशदान पर बोर्ड 50 और 100 जो भी है यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे अंशदान जमा किए जाते हैं उनके। फिर शुभ शक्ति योजना आ जाती है। ये शुभ शक्ति योजना दोस्तों क्या है कि जो भी पंजीकृत अधिकारी वैसे अविवाहित, जिनकी पुत्री बेटियां अविवाहित है, उनको महिला लाभार्थियों को यहाँ पे क्या है कि 55,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शुभ शक्ति योजना किनके लिए है? पंजीकृत हिताधिकारियों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों के लिए। निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज भी इसके अंतर्गत जो भी वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिकतम 5 लाख तक का स्वीकृत ऋण भी यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु कोई तैयारी कर रहा है तो अगर वो कर लेगा क्या, प्री IAS का जिसने प्री निकाल लिया उसको 1 लाख, RAS प्री निकाल लिया तो 50,000 मिलेंगे मेंस की तैयारी के लिए, सीधी सी ये कहना चाहता है। इसके अलावा पुत्र पुत्री को IIT IIM में प्रवेश के लिए भी ट्यूशन फीस का यहाँ पे पुनर्भरण भी किया गया है। विदेशों में अगर कोई पढ़ना जाना चाहता है तो यहाँ पे मंडल स्तर से अधिकतम 5,000 राशि का पुनर्भरण किया गया है। अब विदेश में रोजगार हेतु श्रमिकों द्वारा वीजा खर्च की पूर्ति के लिए ये किया गया है। इसमें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अगर कोई यहाँ से जाता है जो उद्योग वगैरह में काम करते हैं उनके बच्चे, तो भाग लेने पे 2 लाख, कांस्य पदक ला रहे तो 5 लाख, रजत पदक लाने पे 8 लाख, स्वर्ण पदक लाने पे 11 लाख यहाँ पे इनाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है ई श्रम पोर्टल। अब यहाँ पे जो भी श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए पोर्टल तैयार किया जिन पे इसका व्यवसाय पता चलेगा, क्या काम कर रहा है, क्या उसकी स्किल है, तो ये सारा पोर्टल में। और अन्य बहुत सारी चीजें, मतलब उनकी जो भी और भी सारी चीजें उनकी कोई समस्या है उसका निर्वहन हेतु तो ई श्रम पोर्टल जो लाया गया आपके राज्य में 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। कब, ये डेट याद रखनी है, 26 अगस्त 2021 को यहाँ पे आपके लॉन्च किया जाता है, नवंबर 2022 तक। यहाँ पे अभी डाटा है इतने
पंजीकृत किया जा चुका है। बस अपने को ये याद रखना है, ई श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। उद्देश्य और लाभ आपके लिख रखे हैं। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना, एकीकरण करना, कोविड-19 जैसी अगर संकट आ जाए तो कैसे निपटना है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा यही प्रभावित हुए थे जो भी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, ठीक है। और सारी बातें यहाँ पे दी गई है। अब बात आती है मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के बारे में। अब अपने दोस्तों क्या बात करेंगे, मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के बारे में बात करेंगे। तो ये सबल योजना 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई, ठीक है। ये याद रखना है आपको, 1 फरवरी 2019 से। इसमें क्या है कि आपको पुरुषों के लिए 4,000 और महिलाओं ट्रांसजेंडर विशेष योग्यों के 4500 रुपये महीना आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जो बेरोजगार है उनके लिए बेरोजगारी भत्ता है कुल मिला के। अब इसमें क्या कर दिया गया कि आपको राज्य विभागों में क्या है कि 4 घंटे काम करके आना पड़ेगा अगर आपको 4,4500 रुपये चाहिए तो। सीधे से कहने का मतलब ये है, बस इतना याद रखना है। फिर अपने बात करेंगे मेगा जॉब फेयर। ये अब तो बहुत सारे हो चुके हैं, डेली और महीने हो रहे हैं। तो ये जयपुर में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। 2 आयोजन दिसंबर 2014 से 15 नवंबर 2022 को, जहाँ पे डाटा दे रखा है कितने को जॉब मिली। इसके बाद आता है आपके मॉडल कैरियर सेंटर, MCC, ठीक है, मॉडल कैरियर सेंटर। पुरानी व्यवस्थाओं को अब यहाँ पे क्या है कि अब सब कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, मतलब सब कुछ क्या है कि जो भी पुराने विभाग हैं सब वहाँ पे पुराने तरीके से काम चल रहा है, उसको सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ रहे हैं ताकि काम फास्ट हो, हर कोई काम में डिले नहीं हो। डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं तो डिले ना हो, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है कुल मिला के। तो उसके लिए यहाँ पे 16 मॉडल कैरियर सेंटर को प्रारंभ किया गया है, ये कहना चाहता है, सीधी सी बात है। जहाँ पे आपके बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, अलवर, दौसा यहाँ पे दे रखा है। तो ये सारी जगह पे आपके यहाँ पे सेंटर स्थापित किए हैं। सिद्ध अपने को ये याद रखना है, 16 MCC मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए गए आपके इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। कितने? 16 मॉडल कैरियर। अब अपने बात करेंगे राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, ठीक है, RSLDC के बारे में। अब क्या है कि राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड राज्य एवं गरीब कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देना, सुविधाजनक बनाने के लिए उद्देश्य से ये बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य पता होना चाहिए आपको, किन के उद्देश्य से बनाया गया, किस उद्देश्य की यहाँ पे लिखा हुआ है। और आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। तो ये याद रखना है कि जो भी आजीविका है कमजोर वर्गों के लिए, गरीब लोगों को, उनकी सुविधाजनक उचित रणनीति, जो भी आपको यहाँ पे सारी चीजें उनको सही व्यवस्था में प्रदान करने के लिए। सीधा साहब से ये पूछेगा कि आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला सही आंसर रहेगा। और वर्तमान में क्या है कि राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के अंतर्गत जो भी 1111 से अधिक एजेंसियां भी यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है कि ये ट्रेन करती है, जैसे कोई भी बंदा है उसे क्या है कि कुछ स्किल सिखा देगी, ठीक है, कोई भी जैसे AC या रेफ्रिजरेशन ठीक करना सिखा देगी, ताकि वो क्या है कि अपने काम रोजगार उसको मिलता रहे, ठीक है, बेरोजगार ना बैठा रहे। RSLDC द्वारा क्रियान्वित राज्य पोषित योजनाएं और कार्यक्रम यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जन कौशल विकास कार्यक्रम, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत संचालित ये सारी की जा रही है। अब इसमें क्या है कि रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, ये है राजविक। इसमें आपको क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा और डिप्लॉय किया जाएगा। मतलब रिक्रूट मतलब भर्ती करना, प्रशिक्षण करना और नियोजन करना। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम है आपका जो राजविक है, ठीक है। इसमें आपको क्या किया जाएगा, इस योजना का जो मॉडल है वो क्या है, रिक्रूट, ट्रेन एंड डिप्लॉय है। फिर आ जाता है स्वरोजगार आधारित शिक्षा में सक्षम, ठीक है। इसमें क्या है कि उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा उन्हें सक्षम बनाया जाएगा और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दिए जाए। फिर समर्थ की में क्या करेंगे, निर्धनतम हाशिए पर मौजूद समुदाय वर्गों, जो भिक्षा लेते हैं, कच्ची बस्तियों के निवासी है, दलित, आदिवासी है, उनके लिए, कारागार बंदी है, उनके लिए ये योजना है। फिर आती है आपके दोस्तों मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री MMYKY, ठीक है, MMYKY, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवंबर 2019 को ये प्रारंभ की जाती है, ठीक है। किसके लिए, शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास हेतु एकीकृत करने के लिए। तो कॉलेज परिसर में जो कॉलेज
कौशल विकास केंद्र है, स्नातक स्तरीय छात्रों के रोजगार की क्षमता में सुधार के लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाती है। मतलब कुछ स्पेशल आपको आना चाहिए, आपकी जो ग्रेजुएशन है उससे अलग, ताकि आप बेरोजगार ना रहो। इस योजना का संचालन आपका कौन करता है? RSLDC और कॉलेज शिक्षा विभाग करता है। तो ये ध्यान रखना है, कॉलेज के विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा स्किल्स करने के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये पूरे आपको डिटेल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। 2019 में प्रारंभ की गई और इसमें क्या किया जाएगा? RSLDC विभाग होगा और कॉलेज शिक्षा विभाग, ये दोनों के संयुक्त तत्वाधान में की जाएगी। और इसमें क्या किया जाएगा? महाविद्यालय में जो स्नातक स्तरीय छात्र हैं उनको रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए, बस इतना याद रखना, स्नातक स्तरीय छात्रों के रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए यहाँ पे 45 विशेष पाठ्यक्रम भी अलग से इसमें स्पेशल तैयार किए गए हैं। और सॉफ्ट स्किल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में 90 घंटे सॉफ्ट स्किल के लिए निर्धारित है। कितने? 90 घंटे। अब अपने बात करेंगे केंद्र पोषित RSLDC द्वारा जो केंद्र पोषित योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY। इसमें क्या है कि ग्रामीण कौशल योजना विकास मंत्रालय और भारत सरकार का जो कौशल प्रशिक्षण नियोजन कार्यक्रम है, ये इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार का कौशल प्रशिक्षण मंत्रालय दोनों का है, ये पता होना चाहिए। ग्रामीण जो गरीब युवा है उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, न्यूनतम मजदूरी अथवा उससे अधिक नियमित मासिक मजदूरी के साथ रोजगार उसको उपलब्ध करवाना। भारत के प्रथम विश्व कौशल उदयपुर से इसका शुरुआत की गई थी। तो ये भारत का प्रथम कौशल विकास केंद्र था। 16 अगस्त 2014 को उदयपुर से ये शुरुआत की गई थी। तो ये RSLDC की केंद्र पोषित योजना है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक नई पहल योजना आती है आपकी, MG नरेगा को भी दीनदयाल उपाध्याय में समाहित कर दिया गया है इसको, ठीक है। ये बाकी इसमें कितने युवाओं को अभी तक किया गया है सारा डाटा दे रखा है। अब आपका क्या है कि स्किल एग्जीक्यूशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ये संकल्प के तहत आता है। इसमें क्या है कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राज्य दोनों स्तर पर ये मजबूत करने के लिए कार्यक्रम चालू किया गया है, ठीक है। वही चीज है, काम एक ही किया जाएगा, इनके स्किल वगैरह बताई जाएगी ताकि बेरोजगार ना रहे, बेरोजगारी को कम करना इनका टारगेट है। अनुसूचित जाति उन सब के लिए यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे जो भी भागीदारी में भी वृद्धि करेगा। इनके प्रवासन सहायता केंद्र है, RSLDC द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को उनके होम टाउन के बाहर अगर स्वयं की नौकरी बनाए रखने की सहायता है तो 5 प्रवासन सहायता केंद्रों की स्थापना भी करेगा RSLDC। क्या करेगा RSLDC? अगर किसी को राज्य से बाहर जाके नौकरी करनी है तो 5 प्रवासन सहायता केंद्र भी बनाया जाएगा। वहाँ पे केंद्रों द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को 90 दिनों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मतलब मान लो राजस्थान का युवा है, वो कहता है कि मेरे को दिल्ली में जॉब करनी है, ठीक है, तो दिल्ली में वहाँ पे सेंटर बना दिया एक प्रवासन सहायता केंद्र, और ऐसे 5 जगहों पे बना दिया तक बढ़िया बढ़िया जगहों पे। तो दिल्ली में वो क्या करेगा, 90 दिन का रहने रहने का खर्चा यहाँ पे उसका ये RSLDC वहन करेगी। फिर आता है भिखारियों के लिए भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्विवास बोर। तो बोर कार्यक्रम ध्यान रखना किसके लिए है? भिक्षुक अभिन्यास और पुनर्विवास, बोर का याद रखना और कोई मत कर देना, शॉर्ट फॉर्म आएगी। भिक्षुक मुक्त शहर बनाना, RSLDC द्वारा पुलिस अक्तुल्य जयपुर के समन्वय से यहाँ पे ये चालू किया गया है। जो भिक्षावृत्ति का त्याग करना चाहते हैं और सम्मान के साथ आजीविका अर्जित करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे कार्यक्रम है ये। प्रशिक्षण इनको भी ट्रेन किया जाएगा स्पेशल 105 दिन तक। और 15 दिवसीय ग्रूमिंग और काउंसलिंग का भी प्रावधान है। और 225 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी यानी क्षतिपूर्ति का भी यहाँ पे प्रावधान है, क्योंकि यहाँ पे उनको मजदूरी मिल रही थी डेली बढ़िया, भीख मांगने ज्यादा ही भले कमा रहे थे वो। 100 भिक्षुकों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 82 भिक्षुकों को रोजगार उपलब्ध भी करवा दिया गया है। तो यहाँ पे देखो 100 यहाँ पे भिक्षुक क्या है कि उनको ट्रेन किया गया जिसमें से 82 को रोजगार भी मिल गया। तो इसमें क्या है कि वैसे उनकी भिक्षुकों की वैसे ज्यादा कमाई हो रही थी, अब कम होने लगी होगी मेरे हिसाब से। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या है कि प्रशिक्षण जल स्वच्छता सहायता संगठन है ये, और समस्त 33 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और फिल्टर के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब जल जीवन मिशन है, वहाँ पे कनेक्शन वगैरह के लिए देखो पूरे भारत में चल रहा है। जल जीवन मिशन, अटल जल मिशन है,
तो इसके तहत क्या है कि बहुत ज़्यादा अपने को क्या लेबर चाहिए, जो स्किल्ड लेबर है प्लम्बरिंग में, तो उनके लिए यहाँ पे वहाँ पे भी इनको ट्रेनिंग दी गई है। अब आती है आपकी दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री दक्ष योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आती है आईएम शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी, जो कि आपके दिसंबर 2022 में चालू की गई है। इससे पहले देखो ये 2019 में भी की गई। इसमें आपको जो महिलाओं को राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम और महिला अधिकारिता विभाग दोनों के द्वारा है, महिला और बालिकाओं को कौशल विकास हेतु विशेष प्रकार के डिजाइन की गई है। इनके मतलब महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कुल मिला के बात ये है आईएम शक्ति। अगर आपसे पूछ ले कि आईएम शक्ति किसके लिए है, आईएम शक्ति, तो महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, कुल मिला के यही कहना चाहता है। फिर आती है आपके दोस्तों अभिसरण पहल। राजस्थान सरकार क्या करती है कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो भी कौशल विकास योजनाओं के एक रूपता लाने के लिए यहाँ पे नोडल एजेंसी घटक कौशल के लिए एक नोडल एजेंसी है, और कंपनी राज्य सरकार के 10 विभागों के साथ यहाँ पे समझौता ज्ञापन करती है, और प्रशिक्षित भी किया जा चुका है 80,000 से अधिक युवाओं को। ठीक है, अब इसमें क्या है कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विभाग और अल्पसंख्यक विभाग, ये सारे विभाग दे रखे हैं। इसमें कौशलपूर्ण राजस्थान के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए जो नवाचार भी यहाँ पे किए जा चुके हैं, CSR पार्टनरशिप, जिसमें कोष में प्रत्यक्ष योगदान जुटाने, कॉरपोरेट कौशल केंद्रों की स्थापना करने, भूमि भवन मशीनरी इत्यादि का दान प्राप्त। इसमें दोस्तों क्या होगा कि कुछ प्राइवेट ऐसे सेक्टर होंगे जो उन्हें ट्रेन करेंगे, जो युवा यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे है। और पर्यटन प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र की भी स्थापना की गई है। ठीक है, और सिंगापुर के साथ उदयपुर में पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो आपकी यहाँ पे ITEES की स्थापना की गई है, वो किस देश के साथ मिलकर उदयपुर में की गई है, सिंगापुर में के साथ मिलकर उदयपुर में जो आपके पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, CETT की। तो ध्यान रखना आप, और सिंगापुर के साथ मिलकर की गई, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। फिर ये मूल्यांकन और प्रमाणन दे रखा है, इतना नहीं है, 36 स्किल सेक्टर है यहाँ पे। ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो, राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ के बारे में दे रखा है। ठीक है, आजीविका विकास निगम ने जो है इसकी स्थापना की है, ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो और राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। और प्रस्थान पूर्व दिशा निर्देश, यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम है, मेन वही है, सभी वही काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्य करने, तो विदेश जाने वाले जो भी प्रवासी श्रमिकों हैं उनके राजस्थान और आजीविका विकास निगम जयपुर को अनुमोदित केंद्र के रूप में कार्य करने की स्वीकृति है। तो 5 जिलों में जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर में प्रस्थान पूर्व दिशा निर्देश प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो ये पूछ ले तो कहाँ पे चालू किए गए हैं केंद्र, यहाँ पे प्रस्थान पूर्व दिशा निर्देश प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रस्थान हो रहा है, प्रस्थान से पूर्व मतलब विदेश जाना चाहता है, विदेश जाके बंदा काम करना चाहता है, श्रमिक बनना चाहता है, तो आपके सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर में यहाँ पे क्या है कि केंद्रों को मंजूरी दी गई है। जेल कैदियों, किशोरों, विशेष योग्यजन हेतु प्रशिक्षण, उनको भी देखो क्या है कि जयपुर केंद्रीय भीलवाड़ा बालिका सुधार गृह में प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया है, और यहाँ पे 2367 व्यक्तियों के भी प्रशिक्षित किया गया है। उनको किसी भी तरीके से, जैसे होटल, रेस्तरां, हाउसकीपिंग और भी इलेक्ट्रीशियन, कोई भी काम, सब तरीके से स्किल्स सिखाई गई है। जेल वगैरह में भी ये सारी बातें हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट मोस्ट आपका विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में दोस्तों। तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व युवा कौशल दिवस किसके द्वारा मनाया गया, राजस्थान कौशल विकास और राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के द्वारा, जो 15 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, याद रखना 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस अभी आने वाला है। और पहला कब मनाया गया, 2015 में, 15 जुलाई 2015 को। और 2022 में 8वां मनाया गया। और अब आपके कौन सा 9वां मनाया जाएगा, कब, कौन सा 9वां मनाया जाएगा अब आपके। और इसमें आपके क्या है कि 6 स्किल आइकॉन और 1 स्किल एम्बेसडर को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और स्किल आइकॉन ऑफ द मंथ जैसे था 2015 में ये शुरुआत की गई थी स्किल आइकॉन ऑफ द मंथ की। ठीक है,
जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली और समाज की सभी धारणाओं को तोड़कर एक रोल मॉडल बन गया, तो उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता था। और इसमें आपके क्या है कि 11,000 रुपए नगद दिए जाते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी तक क्या है कि 97 स्किल आइकॉन पुरस्कार दिए जा चुके हैं 2022 तक। कितने? 97। जिला स्तरीय कौशल और आजीविका विकास समिति है, ये जिला स्तरीय हो जाएगी, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होगी। अब ये ध्यान रखना कि जो जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। तो ऐसे ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये बैठ के वगैरह। फिर आ जाता है आपका वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल चैंपियनशिप। इसमें क्या है कि युवाओं के बीच कार्यस्थल पे कौशल को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मंच है, एक उद्योगों, सरकारों और शिक्षा संगठनों को एक साथ लाता है। और इसमें क्या है कि वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, जो हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। तो वर्ल्ड स्किल 2 साल में एक बार। 2022 में राजस्थान की 4वीं सैन्य हेयर ड्रेसिंग ट्रेंड फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता और जैकिसन सुतार ने स्विट्जरलैंड में आयोजित जॉइंट्री ट्रेड में भाग लिया था। तो 4वीं सैन्य हेयर ड्रेसिंग से संबंधित है, इसमें भाग लिया था 2022 में। और स्विट्जरलैंड में जैकिसन सुतार ने भाग लिया था, ठीक है, जॉइंट्री ट्रेड में। और इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात करें तो राजस्थान को 1 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य और 5 उत्कृष्ट प्रदर्शन पदक से सम्मानित भी यहाँ पे किया गया था, ठीक है। ये पुरस्कार वगैरह यहाँ पे, तो कोच यहाँ पे उत्कृष्ट कार्य तो कोच द्वारा 3 विभिन्न श्रेणी में ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट भी मिला है। ये सारी बातें ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल चैंपियनशिप हर 2 साल में होती है। और इसमें क्या है कि किन चीज़ों को साथ लाया गया है? उद्योगों, सरकारों और शिक्षा संगठनों, तीनों को साथ लिया गया है। तो ये आपके दोस्तों उद्योग वाला जो भी है अपने आर्थिक समीक्षा कंप्लीट होती है। और जो उद्योग से संबंधित दोस्तों आपके जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे ना आर्थिक समीक्षा में, इससे भी मैं क्या है कि और छोटे कर दूंगा इनको, ताकि आपको आसानी रहेगी। तो वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्कवर राजस्थान पे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।